Good morning to all of you. In the last class, we completed our chapter Ray Optics. And from today, we start a new chapter that is Dual Nature of Radiation and Matter Waves. इस नाम से चैप्टर CBSE में है and with the name of Photoelectric Effect and Matter Waves. इस नाम से चैप्टर राजस्थान बोर्ड में RBSE में है. CBSE और RBSE दोनों के कंटेंट सेम है. NCERT के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट या सभी टॉपिक्स इसमें सिमिलर हैं. तो आज हम बात करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वेव्स के बारे में या फिर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में. तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की इसकी ड्यूअल नेचर, या आप बात करें इंट्रोडक्शन की. तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, 11th में भी एक पॉइंट में आपने पढ़ा है कि लाइट जो है उसका नेचर ड्यूअल होता है. दो प्रकार का नेचर रिप्रेजेंट करती है लाइट, एक तो पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर. तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर आप ये डिस्कस करेंगे जो हाइगेन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि लाइट जो है वो किसकी तरह काम करती है, या लाइट का कौन सा नेचर होता है. लाइट का वेव नेचर होता है. ये हाइगेन के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे. तो इस वेव नेचर के बेस पे कुछ फिनोमिना है, जैसे आपने पढ़े हैं लास्ट चैप्टर में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, या फिर प्रिज्म से जो डिस्पर्जन पढ़ा है, इंटरफेरेंस, ये आप आगे पढ़ोगे. इंटरफेरेंस, ये सारे जो फिनोमिना है ये आप इस वेव नेचर के बेस पे समझ सकते हो. ये वेव नेचर इनको एक्सप्लेन कर सकता है. लेकिन इनके अलावा कुछ इफेक्ट और थे, जैसे रमन इफेक्ट. आपने नाम सुना है रमन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, या फिर अगला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ये सभी इफेक्ट्स इस वेव नेचर के बेस पे नहीं समझाए गए या नहीं समझा पाए. इन इफेक्ट्स को प्लांक की क्वांटम थ्योरी से समझाया गया. जो रमन इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, इन सबको वेव नेचर से नहीं समझाया गया, नहीं समझा पाए. इनको समझाने के लिए क्या काम में लिए? प्लांक की क्वांटम थ्योरी, जो किसके ऊपर बेस्ड है? लाइट के पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है. प्लांक की क्वांटम थ्योरी जो है वो लाइट के पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है, पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है. तो इसका मतलब लाइट के दो नेचर हो गए. एक तो क्या हो गया? वेव नेचर हो गया, और एक क्या हो गया? लाइट का पार्टिकल नेचर हो गया. तो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में. सो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर वेव जो है, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव जो है, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द पार्टिकल नेचर ऑफ ए लाइट. इस चैप्टर के बारे में या इस चैप्टर में हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. ये तो हुआ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट. अब इस चैप्टर के अंदर जो अपना मेन टॉपिक आता है आगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो क्या होता है? व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड हु टोल्ड अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ये डिस्कशन करने से पहले इसके अंदर आपको एक विशेष टॉपिक देखना पड़ेगा. इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एमिशन. तो मैं पहले उस इलेक्ट्रॉन एमिशन की बात करूंगा. इलेक्ट्रॉन एमिशन, मैं इस चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हम इस चैप्टर के अंदर ड्यूअल नेचर की बात करें. ड्यूअल नेचर का मतलब लाइट के दो नेचर होते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द पार्टिकल नेचर ऑफ ए लाइट. पार्टिकल नेचर के अंदर भी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ब्रीफली डिस्कशन होगा इस चैप्टर के अंदर कि क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है,
इसके क्या क्या रिजल्ट्स हैं, किसने क्या बताया, क्या इसके रिजल्ट जो है वो जो रियल लाइफ एप्लीकेशंस में भी यूज होते हैं नहीं होते, ये सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में डिस्कस करने से पहले, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस करने से पहले इसमें एक टॉपिक आएगा इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो मैं इलेक्ट्रॉन एमिशन के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए देखिए, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं नॉर्मली। एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एक कैटेगरी बोलते हैं अपने बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? देखिए, ये किसी भी एटम का न्यूक्लियस है। अब ये चीज़ें आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। ये किसी भी एटम का न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, और न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। न्यूक्लियस के चारों ओर ये अलग अलग सेल्स होती हैं जिसको आप ऑर्बिट बोल देते हो। केमिस्ट्री में आप शायद इसको KLMN इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। इन सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं, तो अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन या जो सेल इस न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है, जो इलेक्ट्रॉन या जो सेल इस न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है, उस पे न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा रहता है। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है। अब जैसे जैसे सेल की डिस्टेंस इस न्यूक्लियस से बढ़ती जाती है, मतलब दूर होते जाती है, वैसे वैसे न्यूक्लियर फोर्स का अफेक्ट कम होता जाता है। इसका मतलब कि यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स इज मोर कंपेयरिंग टू दिस इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन या जैसे ही किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करते हैं, चार्ज फ्लो करता है, तो इसका मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर जो न्यूक्लियस के नज़दीक वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर कॉल्ड बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स से बंधे होते हैं। और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर फ्री फॉर द मोशन, वो आसानी से मूव कर सकते हैं, वो फ्री होते हैं, बिकॉज दे आर बाउंडेड विद द लेस न्यूक्लियर फोर्स, सो दे कैन ईजिली मूव फ्रॉम दिस सिचुएशन, सो दे आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ अपन जो बात करेंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स तो ज़्यादा फोर्स से बंधे रहते हैं, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, only these can move from one place to another place. So in the electron emission we will discuss about free electrons. So what is free electrons? You studied about it. Free electrons means those outermost electrons which has less nuclear force are known as free electrons, and they can move from one place to another place when they required, when they get energy from any source. So now what is electron emission? Discuss about it. So I consider that this is nucleus and these are the outermost cells. मैं इलेक्ट्रॉन एमिशन को समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, कि ये न्यूक्लियस है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है। ये सेल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, इसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे अभी मैंने डायग्राम ऊपर बनाया है। एटम जो है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, दैट इज न्यूट्रल। अब न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता कि प्लस भी नहीं होता माइनस भी नहीं होता। न्यूट्रल का मतलब है जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, बराबर चार्ज होता है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके क्या चार्ज रिप्रेजेंट कर देते हैं? न्यूट्रल रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखिए, तो यहाँ जो ये न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने अभी बताया ये तो ज़्यादा बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे यहाँ से बाहर निकल सकता है? ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ से बाहर निकल गया, तो देखिए इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया, बाहर निकल गया। उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। बट हाउ इट इज़ पॉसिबल? ये पॉसिबल कैसे है? किस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल हो सकता है?
तो देखिए इस चीज़ के बारे में अपन बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि मैंने स्टार्टिंग में ये अज्यूम कर लेता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया विदाउट कंटेनिंग एनी एनर्जी, बिना किसी एनर्जी को लिए हुए बाहर निकल गए। अब ध्यान से समझिए इस चीज़ को कि बिना किसी एनर्जी को लिए हुई इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब जैसे ही इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है कैसा चार्ज छोड़ देता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज छोड़ देता है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा है, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या कहेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर दोबारा खींचेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकल गया, इस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को वापस अपनी ओर खींचेगा, वापस बुलाएगा, भाई आजा वापस अपने घर आजा। तो ये इलेक्ट्रॉन वापस आ जाए, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैं ये प्लस चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को वापस बुलाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको मना कर दे, मैं तो नहीं आऊँगा, वो किस कंडीशन में पॉसिबल है, जब इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, एनर्जी है। और वो भी इतनी एनर्जी चाहिए कि इस प्लस के द्वारा लगाए गए अट्रैक्शन का ये इलेक्ट्रॉन अपोज कर पाए, तभी ये बाहर रह सकता है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन एमिशन कहलाती है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर रहने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इसको बाहर रहने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी टू दैट इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ बाहर रहने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, एक मिनिमम एनर्जी पे ये बाहर रह सकता है, उससे ज़्यादा आप कितनी भी दो, नो डाउट बाहर रहेगा ये, लेकिन एक मिनिमम क्राइटेरिया तो होता होगा एनर्जी को बाहर निकलने के लिए एनर्जी का। सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू emit an electron, the minimum amount of energy required to emit an electron is called work function and described by phi naught। कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को आप मिनिमम से मिनिमम एनर्जी दीजिए, जिस एनर्जी पे वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से एमिट हो जाए, उस एटम को वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल जाए, तो वो एनर्जी ही क्या कहलाती है, वर्क फंक्शन कहलाती है, जिसको फाई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। और फाई नॉट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है एच न्यू नॉट। हम डिस्कस करेंगे एच क्या है, न्यू नॉट क्या है, आगे इस चैप्टर में आप डिस्कस करोगे। एच वैसे प्लांक कॉन्स्टेंट है और न्यू नॉट वैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। आगे इस बारे में ब्रीफली डिस्कशन होगा। तो एक बार आप इतना कंसंट्रेट कीजिए कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए, मेटल सरफेस से, एटम से बाहर निकलने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी ही क्या कहलाती है, वर्क फंक्शन कहलाती है, और उसको फाई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे सीजियम के लिए, सीजियम का कोई अगर मेटल है, सीजियम मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी यूनिट है। आप इसको जूल में भी लिख सकते हो और आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिख सकते हो एनर्जी को। तो सीजियम एटम के लिए, मेटल के लिए 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, मिनिमम से मिनिमम 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। तो ये इस सीजियम एटम का वर्क फंक्शन हो गया। आप इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसी तरीके से पोटेशियम जो है के, पोटेशियम के लिए 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें रहती है। अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो सबसे कम सीजियम, लिथियम इनके लिए चाहिए, और जो सबसे ज़्यादा है पीटी, प्लेटिनियम। पीटी के लिए आपको, प्लेटिनियम के लिए आपको लगभग 5.65 या 5.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब एनर्जी चाहिए। तो ये देखिए जो अलग अलग एग्जांपल्स दिए मैंने, सीजियम, पोटेशियम, क्या की जो वैल्यूज़ लिखी है, दिस इज़ द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। सीजियम मेटल की सरफेस से बाहर निकलने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, पोटेशियम से इतनी चाहिए, प्लेटिनियम से इतनी चाहिए। इसके अलावा इसके बीच में भी कंडीशंस आती हैं, जैसे कॉपर का जो मेटल है उसको लगभग 4.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए एमिट होने के लिए। तो ये प्रोसेस जो है वो इलेक्ट्रॉन एमिशन कहलाती है। तो आप इलेक्ट्रॉन एमिशन को कैसे डिफाइन कर सकते हो,
मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन एमिशन को डिफाइन कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, सुनिए। देखिए कि द फिनोमिना ऑफ टू एमिट आउट ए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, कि द फिनोमिना ऑफ टू एमिट आउट an electron from metal surface is known as electron emission, is known as electron emission। कि किसी भी मेटल सरफेस से किस तरीके से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, वही फिनोमिना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन एमिशन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन एमिशन को 4 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। वो 4 टाइप ये है। पहला जो टाइप है कि थर्मल एमिशन। थर्मल एमिशन का मतलब ये है, जैसा कि आपने डिस्कस किया कि उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी। That electron require the minimum energy for their emission. So that electron how can get minimum energy? Yeah, from how many sources that electron can get minimum energy? कितने सोर्सेज हैं जिनसे वो मिनिमम एनर्जी प्राप्त कर सकता है? तो एक है थर्मल एमिशन। थर्मल एमिशन का मतलब इस टाइप में आप उसको हीट देते हो, गर्म करके उसको गर्म कर सकते हो आप, कि मेटल को आपने गर्म करना स्टार्ट कर दिया तो उसको हीट मिलेगी। हीट का मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी मिलेगी, उसको थर्मल एनर्जी मिलेगी। तो इस हीट को वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और अपनी सरफेस को लीव आउट कर जाता है, एंड लीव आउट देयर सरफेस। तो ये कहलाता है थर्मल एमिशन। जैसा कि आप किसी इलेक्ट्रिक रोड को गर्म करो, आयरन रोड है उसको हीट अप करो, तो उसके अंदर थर्मल एमिशन वाली प्रोसेस होती है। सेकंड जो प्रोसेस है बेटा, सेकंड प्रोसेस होती है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन का मतलब है आप उसको एक वोल्टेज प्रोवाइड करते हो, आप उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हो। कि फील्ड एमिशन का मतलब यहाँ पे ये है कि आप उस मेटल को जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो वो बाई applying a high voltage across that metal। उस मेटल को आप एक हाई वोल्टेज दे रहे हो, उस हाई वोल्टेज से वो मेटल क्या करता है, एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है और अपनी सरफेस को लीव आउट कर जाता है। तो अगर वो हीट से एनर्जी अब्जॉर्ब करके लीव आउट करता है इलेक्ट्रॉन अपनी सरफेस को, तो वो थर्मल एमिशन जैसे आयरन रोड के अंदर होता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन वोल्टेज को या वोल्टेज से एनर्जी कैरी करके अब्जॉर्ब करके अपनी फील्ड को छोड़ता है, तो वो कहलाता है फील्ड एमिशन। और इसी तरीके से जैसे ये होता है आपके पास स्टार्क बल्ब के अंदर इस तरीके से, और इसी तरीके से अगर तीसरा जो प्रोसेस होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके बारे में हमें बात करनी है, तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वही सेम प्रोसेस कि इलेक्ट्रॉन को तो अपनी सरफेस को लीव आउट करने के लिए एनर्जी चाहिए। अगर वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को कहाँ से मिल रही है, लाइट से मिल रही है, जैसे सनलाइट है, बल्ब है, टॉर्च है। अगर किसी लाइट सोर्स से वो एनर्जी मिल रही है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस लाइट वाली एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है और उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करके अपनी सरफेस को लीव आउट कर जाता है। तो उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब मेन बात आती है लाइट के अंदर एनर्जी होती कैसे है। तो आप पढ़ चुके हो कि लाइट के अंदर एनर्जी जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है, इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। लाइट इज ऑल्सो हैविंग एनर्जी इन स्मॉल पैकेट्स, दोज पैकेट्स आर नोन एज फोटॉन्स। फोटॉन्स उन पैकेट को कहा जाता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब कि किस तरीके से जो मेटल है वो मेटल लाइट से फोटोन की फॉर्म में एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है और उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करके उस सरफेस को छोड़ देते हैं, लीव आउट कर जाते हैं, दे एमिट फ्रॉम दैट सरफेस। दैट टाइप ऑफ मेथड इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन दिस चैप्टर दिस इज आवर मेन टॉपिक। एंड द फाइनली फोर्थ पॉइंट इज सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन के अंदर क्या है
आपने जैसे रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा है, रदरफोर्ड के मॉडल में क्या है, अल्फा पार्टिकल्स को आपने एक इंसिडेंट करवाते हो। तो उसी तरीके से जैसे ये न्यूक्लियस है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने एक फास्ट एनर्जी का न्यूट्रॉन इस पे इंसिडेंट करवा दिया। मैंने एक एक्सटर्नल फास्ट न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सॉरी फास्ट इलेक्ट्रॉन इस पे मैंने इंसिडेंट करवा दिया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे और ड्यू टू कॉलिजन, इस कॉलिजन के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन से ले लेंगे और ये अपने सरफेस को लीव कर जाएंगे। तो इस तरीके से जो एमिशन होता है उसको सेकेंडरी एमिशन कहा जाता है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आपने अटैक करवाया है उनको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट हो रहे हैं दोज आर नोन एज सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट्स वाई दिस मेथड इज कॉल्ड सेकेंडरी एमिशन। तो ये जो चारों टाइप्स हो गए अपने पास एमिशन के, या इलेक्ट्रिक एमिशन बोल दो, इलेक्ट्रॉन एमिशन बोल दो, ये चारों टाइप आपके पास। पहला जो टाइप है थर्मल एमिशन, हीट से एनर्जी मिलती है। सेकंड जो है फील्ड एमिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी मिलती है, वोल्टेज से एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन्स को। एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम द लाइट, दोज इलेक्ट्रॉन्स कैन अब्जॉर्ब एनर्जी। एंड द सेकेंडरी एमिशन, एक इलेक्ट्रॉन से ही उनको एनर्जी मिलती है और वो अपनी सरफेस को छोड़ जाते हैं। तो ये है इलेक्ट्रॉन एमिशन एंड देयर टाइप्स। About the photoelectric effect we will discuss in tomorrow class.